वो औरत आंसू बहाती हुई अपने आसपास से बेखबर चलती जा रही थी। कदमों में तेजी थी कि जैसे अगर वक्त पर ना पहुंची तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अदालत के ग्राउंड में हर तरफ वकील, पुलिस के लोग, गरीब और अमीर लोग यहाँ से वहाँ चलते और भाग दौड़ करते नजर आ रहे थे। जहाँ पुलिस वाले मुजरिमों के साथ मौजूद थे तो वहाँ नजर आने वाले वकील भी यकीनन उन्हीं मुजरिमों का केस लड़ने के लिए ही आए हुए थे। वहां पर मौजूद गरीब और अमीर लोग भी शायद किसी न किसी केस के सिलसिले में वहां पर आए थे। मैले और पुराने कपड़े पहने गरीब लोगों में से कुछ लोग आंसू बहा रहे थे तो कई लोग बहुत खुश थे। जो खुश थे केस का फैसला शायद उनके हक में आया था, और जो दुखी थे यकीनन केस का फैसला उनके हक में नहीं आ सका था। ये दुनिया की व्यवस्था भी कितनी अजीब है ना, कहीं कोई खुश है तो कहीं कोई दुखी। ना किसी के पास पूरी तरह से खुशी है, ना किसी के पास पूरी तरह दुख, बल्कि खुशी और गम सब में आधे आधे बांट दिए गए हैं कि कोई भी चीज़ पूरी किसी के हिस्से में नहीं आई। शायद यही भगवान के उसूल हैं कि वो खुशी देता है तो दुख भी देता है, ताकि उसके भक्त उसे याद रख सके जो उसे खुशी के मौके पर बिल्कुल भी भूल जाते हैं। इंसान खुदगर्ज भी तो बहुत होता है, अपनी खुशियां और अपनी दुनिया की रंगीनियों में खोकर उसके पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो भगवान को याद कर सके जिसने उन्हें खुशियां दी हैं, जिनमें खोकर वो भगवान को ही भूल चुका है। दुनिया की व्यवस्था तो शायद ऐसे ही रहने वाली है। खैर, चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। तो वो औरत अब अदालत के अंदर पहुंच चुकी थी। वो बहुत बेचैन लग रही थी। रोया रोया चेहरा बताने के लिए काफी था कि वो कितनी दुखियारी है और उस वक्त दुख को कम करने का हल चाहती थी। लोग अदालत में जमा होने लगे थे और फिर देखते ही देखते अदालत में मौजूद हर कुर्सी पर लोग बैठ चुके थे। लेकिन अभी भी जज साहब की कुर्सी खाली थी, क्योंकि वो अभी तक नहीं आए थे। वो बार बार घड़ी देखने लगी, लेकिन जज का कहीं नामो निशान भी नहीं था। जिस पर वो औरत और बेचैन और परेशान होने लगी। लोग उसे हैरत और ताज्जुब से देख रहे थे, जो लगातार रोए जा रही थी और बेदर्दी से अपनी आंखों और कानों को बार बार रगड़ रही थी, जो उसकी इस तरह रगड़ने से लाल होने के साथ साथ सूज भी गए थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। तभी जज साहब आए और आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अभी जज साहब कार्रवाई शुरू करने का हुक्म देते कि वो औरत फौरन खड़ी हो गई और रोते हुए कुछ कहने लगी, मगर तभी जज साहब ने अपना लकड़ी का हथौड़ा अपने डिवाइस पर मारा और कहा, आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जज साहब की बात सुनकर वो औरत सर हिलाते हुए विटनेस बॉक्स में आकर खड़ी हो गई। सारे लोगों की नजरें अब उस औरत पर जमी हुई थीं। उस औरत का वकील और उसका अपोजिट वकील अपनी जगह पर बैठे रह गए थे कि उस औरत ने उन्हें कुछ कहने या सुनने बोलने का मौका ही कहाँ दिया था ताकि वो अपनी कार्रवाई चलाना शुरू करें। वो औरत अदालत में रोती हुई जज साहब से बोली, मैं अपना मुकदमा थाने में ले गई थी ताकि वहां मेरी रिपोर्ट दर्ज की जाए और मुझे इंसाफ मिल सके, मगर वहां के थाने का पुलिस वाला मेरी सुंदरता को देखकर अंधा हो गया और मुझसे रात गुजारने की दावत दी। उसने शर्त रखी कि अगर मैं उसका साथ दूंगी तो वो मेरी रिपोर्ट लिख लेगा और मुझे इंसाफ दिलवाएगा, मगर मैं ना मानी क्योंकि मुझे अपनी इज्जत अपनी जान से बढ़कर प्यारी थी। तभी मैंने उस पुलिस वाले की बात ना मानी। मैं तो अब पहले ही हालात की सताई हुई थी। अगर इज्जत भी चली जाती तो मैं क्या करती। वो औरत रोते हुए जज साहब को बताने लगी तो सबको साफ सूंघ गया था। सब लोग होश में आए, एक दूसरे से बात करने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पुलिस वाला एक रखवाला होकर एक औरत से ऐसी डिमांड करे। पुलिस तो रक्षक होती है, वो औरतों की इज्जतें बचाती हैं, छीनती नहीं है। और वो औरत एक पुलिस वाले पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही थी जो पोस्ट और रुतबे में बड़ा था। लेकिन अदालत पोस्ट और रुतबे को नहीं देखती, वो इंसाफ करती है। सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखकर, इससे पहले कि जज साहब कुछ कहते, उससे पहले उस औरत की अगली बात सुनकर अदालत में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस औरत ने रोते हुए कहा कि जज साहब, मैंने उसकी बात ना मानी तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। वो औरत अब बुरी तरह से दहाड़े मार कर रो रही थी और साथ ही साथ अपने साथ हुए जुल्म के बारे में बता रही थी, जिस पर सब लोग दम साधे हुए उसको सुन रहे थे। जहां कुछ लोगों की आंखों में उसके लिए तरस था तो कुछ की नजरों में हमदर्दी भी थी। वहीं कुछ लोगों की आंखों में बेयकीनी थी, जैसे उन्हें उस औरत की कई बातों पर शक हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? जज साहब ने रोती हुई औरत से पूछा तो उसने नहीं में सिर हिला दिया कि नहीं जज साहब, ये सब उस पुलिस वाले ने थाने में किया और मैं वहां से सबूत कैसे कलेक्ट कर सकती थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं, मगर मैं सच कह रही हूँ। उस औरत की बात सुनकर जज साहब ने उस पुलिस वाले को हाजिर होने को कहा जो इसी अदालत में मौजूद था। जज साहब ने के हुक्म पर वो तेजी से दूसरे कटघरे में आकर हाजिर हो गया और फिर जज साहब के पूछने पर वो बोला, जज साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। वो औरत बहुत गुस्से से उस पुलिस वाले को देख रही थी, जबकि वो पुलिस वाला अभी भी जज साहब से कह रहा था कि मैं इस औरत को ठीक से जानता भी नहीं और ये मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। पुलिस वाले की बात सुनकर जज अदालत में एक बार फिर बातें शुरू हो गई थीं और सभी उस पुलिस वाले और उस औरत पर बातें बना रहे थे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। साथ ही अपने कयास भी लगा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि औरत सच्ची है, यकीनन इस पुलिस वाले ने इसके साथ जबरदस्ती की होगी
तभी तो ये इस पर मुकदमा कर रही है, वरना हर औरत को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। वो कभी भी सरेआम अपनी इज्जत को बदनाम नहीं करती, और जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वो लोग उस औरत को भी सच्चा समझ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस वाला ठीक लग रहा था, जिसका मजबूत और ठोस लहजा बता रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि झूठ बोलने वालों की आवाज और लहजा लड़खड़ा जाता है, रंगत भी बदल जाती है। सब लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे। सभी लोग हैरान रह गए जब जज साहब ने सच्चाई जानने के लिए एक पेशकार को बुलाया और कहा कि बर्फ वाला पानी बर्तन में लेकर आओ। मुलाजिम पेशकार भी हैरान तो हुआ, मगर फिर सर हिलाकर बाहर चला गया। इससे पहले कि अदालत में बैठे लोगों की बातें शुरू होती, जज साहब ने लकड़ी का हथौड़ा डाइस पर मारा और दोबारा ऑर्डर ऑर्डर कहा, जिस पर हर तरफ खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को अपोजिट जो वकील बैठे थे सबका मुंह देख रहे थे, क्योंकि उनको तो केस लड़ने, एक दूसरे को दलील देने या फिर पुलिस वाले और उस औरत से बहस करने की जरूरत ही पेश न आई थी। शायद जज साहब खुद ही नतीजा निकाल कर फैसला सुना देने वाले थे। कुछ ही देर में पेशकार बड़ा सा बर्फ का बर्तन ले आया और सब लोग एक बार फिर हैरान रह गए जब जज साहब ने उस बर्फीले पानी के बर्तन की तरफ इशारा करके उस औरत से कहा कि अब तुम इसमें बैठकर 100 बार कहो कि तुम सच्ची हो और पुलिस वाला झूठा है जिसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है और अब मुकर रहा है। जज साहब की बात सुनकर उस औरत ने इस बर्फ वाले बर्तन की तरफ देखा, जो कि बहुत ठंडा था और अब भी इसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे थे। अगर वो जज साहब की बात मानकर इस बर्तन में बैठ जाती तो इस जनवरी की सर्दी में इस ठंडे पानी की वजह से उसे निमोनिया जरूर हो जाता, और फिर ठीक होती या ना नहीं ये भी वो नहीं जानती थी। उसने एक नजर उस पुलिस वाले को देखा जो इत्मीनान से खड़ा उसे ही देख रहा था। उस पुलिस वाले के इत्मीनान को देखकर उसने कहा कि परीक्षा सिर्फ औरत ही क्यों दे, इससे क्यों सबूत नहीं मांगे जा रहे इसकी बेगुनाही के? इससे भी तो ऐसी परीक्षा लेनी चाहिए ना। उस औरत ने जज साहब से कहा तो जज साहब ने उससे कहा कि इसकी तुम चिंता मत करो, इससे भी परीक्षा ली जाएगी और इसकी परीक्षा ज्यादा सख्त होगी क्योंकि ये मर्द है। ऐसी छोटी मोटी परीक्षा तो आराम से पार कर सकता है, पहले तुम्हें जो कहा है वो करो। जज साहब ने कहा तो उस औरत ने कहा कि अभी और इसी वक्त इससे भी परीक्षा ली जाए तो इससे अदालत का वक्त भी बचेगा और मुझे भी अदालत के इंसाफ पर यकीन होगा कि आपने झूठ नहीं बोला। उस औरत के कहने पर जज ने गहरी सांस ली और फिर एक और बड़ा बर्तन मंगवा लिया जिसमें बर्फ का ठंडा पानी और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े थे, मगर साथ ही उसमें एक ऐसा पाउडर भी डाला गया था जिससे शरीर में खुजली होती है। अब पुलिस वाले को भी वही करने को कहा गया जो उस औरत से करने को कहा गया था। पुलिस वाले के बर्तन में ये पाउडर इसलिए डाला गया था ताकि वो झूठ ना बोल सके। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ठंडे पानी में रहना भी सिखाया जाता है। अगर वो इस बर्तन में बैठता तो आराम से वो वक्त गुजार लेता, इसलिए जज साहब ने ये किया था। सभी लोग सच जानने के लिए इस अनोखे तरीकों को बहुत हैरत से देख रहे थे। आज से पहले कभी इस तरीके से सच जानने की कोशिश नहीं की गई थी, बल्कि वकील बहस करते और अपने गवाहों और सबूतों को पेश करके केस का फैसला करवाते थे। लेकिन अब तो सब कुछ जज साहब ने अपने हाथ में ही ले लिया था और वकील चुपचाप से एक दूसरे को और बाकी सबका मुंह देख रहे थे। वो पुलिस वाला और वो औरत अपने बर्फ के पानी वाले बर्तन में बैठ गए। वो औरत धीमे शब्दों में कह रही थी कि मैं सच्ची हूँ, ये पुलिस वाला झूठा है, इसने सच में मेरे साथ जबरदस्ती की। जबकि वो पुलिस वाला कह रहा था कि मैं सच्चा हूँ, ये झूठी है, मैंने इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। ठंडे पानी और जनवरी की सर्दी की वजह से ये दोनों कांपना शुरू हो चुके थे, मगर वो दोनों ही हार नहीं मान रहे थे। जबकि सब लोग अब दिलचस्पी से उन दोनों को देख रहे थे कि अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। जज साहब की नजरें भी उन दोनों का गौर से देख रही थी, जैसे वो उनके चेहरे से सब कुछ परख रहे हों कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अब तो उस औरत के और पुलिस वाले के दांत बजना शुरू हो चुके थे और अब वो सिर्फ 50 बार ही अपनी बात बोल पाए थे। उस औरत की उलट पुलिस वाले का हाल ज्यादा बुरा था, क्योंकि उसके शरीर में मुस्तकिल खुजली भी हो रही थी, जबकि वो औरत अब सर्दी की वजह से नीली पड़ रही थी। दोनों का हाल बुरा था, मगर दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे, जैसे एक दूसरे को हराने की जिद में हो। वो दोनों 60 बार बोल चुके थे और अब हाल से बेहाल हो गए थे, जबकि सबकी दिलचस्पी अब भी कायम थी। अभी वो दोनों 76 बार ही बोल पाए थे कि तभी वो दोनों ही लड़खड़ाते कदमों से एकदम से उठकर कपकपाते हुए एक साथ चीखने लगे, मैंने झूठ बोला है और मैं अब नहीं सह सकती। इस पुलिस वाले ने भी एक ही वक्त में यही कहा कि मैंने झूठ बोला है, मैं अब और ये परीक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन दोनों ने एक साथ अपना झूठ कबूल लिया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो दोनों ही कह उठे थे कि हम झूठे हैं। ये केस अब नया मोड़ ले गया। वकीलों ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नजरें उन दोनों पर जमा दी, जबकि जज साहब निश्चिंत होकर डाइस पर कोहनियां रखकर आगे को झुके और पुलिस वाले से बोले कि कटघरे में आ जाओ। वो सर हिलाकर कटघरे में आया। वो औरत भी कटघरे में चली आई। एक पेशकार ने उन्हें कंबल ला दिया, जबकि पुलिस वाले को दवाई भी ला दी, जिसे उसने जल्दी से खा लिया।
ताकि उसे और खुजली ना हो, वरना उसका बस न चल रहा था कि खुजली कर करके अपना जिस्म नोच डाले। उन्हें कुछ सुकून मिला तो जज साहब ने पुलिस वाले को बोलने का इशारा किया, जिस पर उसने सामने कटघरे में खड़ी औरत को देखा और कहा कि ये औरत मेरे पास आई थी, लेकिन थाने में नहीं बल्कि मेरे घर पर। मैं इसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गया और इसे रात गुजारने की दावत दी, मगर ये ना मानी तो मैं इसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इसने बहुत हल्के कपड़े पहन रखे थे, जिसका साफ मतलब था कि ये जानबूझकर इसीलिए ही मेरे पास आई थी, वरना ये थाने आती, मेरे घर नहीं। उस दिन मैं घर पर अकेला था, तभी मैं मौके से फायदा उठाना चाहता था, मगर उसी वक्त मेरे घर के पास मंदिर है, वहां आरती शुरू हो गई तो मेरे सर पर सवार शैतान उतर गया और मैं होश में आ गया। मैं तेजी से इस औरत से दूर हो गया और इससे माफी मांगी कि मैं बहक गया था, इसलिए सही और गलत की पहचान न कर सका, तो तुम मुझे माफ कर दो। जिस पर इसने कहा कि माफी तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि अब मैं तुम्हें एक कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटी है। इसकी बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि ये मेरी पोस्ट और इज्जत का सवाल था। मैंने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारी इज्जत बर्बाद नहीं की, फिर क्यों मुझे सजा दिलवाओगी? मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, वरना इस तरह तुम्हारी इज्जत भी उछलेगी। लेकिन ये मेरी बात ना मानी, बल्कि ये कहकर चली गई कि अब वो इस तरीके से मुझसे अपना बदला लेगी। लेकिन मैं इत्मीनान में था, क्योंकि इसके पास कोई सबूत नहीं था और वैसे भी मैंने खुद को गलत करने से रोक लिया था, मगर फिर भी मुझे डर था कि इस औरत की वजह से कहीं सच में मेरी बदनामी ना हो जाए। लेकिन जब 2 हफ्ते गुजर गए और इस औरत की तरफ से कोई कार्रवाई ना की गई तो मैं इत्मीनान में हो गया, मगर फिर अचानक ये अदालत में चली आई और मुझे जब पता चला तो मैं परेशान हो गया। लेकिन मैं निश्चिंत भी था, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि भटकने से बच गया था, तो मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। वो पुलिस वाला शर्मिंदा था, सर झुकाए सारी बात शुरू से आखिर तक बताकर चुप हो गया, जिस पर सबकी निगाहें उस औरत की तरफ गईं, जो अब लगातार रोई जा रही थी। अब बताओ कि सच क्या है? जज साहब ने उस औरत को अपनी तरफ ध्यान दिलाते हुए सवाल किया, तो उसने गहरी सांस लेकर अपनी फीलिंग्स को काबू किया और वो फिर बोलने लगी। मेरा नाम शिवानी है, मेरी बस एक ही बड़ी बहन थी जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मैं उसकी छोटी लाडली बहन थी जिसे उसने माँ बनकर पाला था। वो मुझसे 3 साल बड़ी थी और हमारा कोई भाई भी नहीं था। मैं 5 साल की थी जब मेरी माँ का देहांत हो गया। इसके बाद मेरी बड़ी बहन ही मेरी माँ बन गई। वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मगर फिर भी वो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करती थी और हर तरह से मेरा ख्याल रखती थी। माँ के जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए थे। ननिहाल वाले पहले भी बहुत कम हमारे यहाँ आया करते थे, फिर माँ के मरने के बाद ये आना जाना कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे पिताजी एक मजदूर थे, कभी दिहाड़ी लग जाती तो कभी नहीं लगती। वो पढ़े लिखे नहीं थे, तभी मजदूरी करके पैसा कमाया करते थे और हमारे खर्चे पूरे किया करते थे। और हम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो इस बात से डरते थे कहीं उनकी दूसरी पत्नी हम दोनों बहनों के साथ बुरा बर्ताव न करे। कि हर सौतेली माँ में इतनी सहनशीलता नहीं होती कि वो अपनी सौतन के और अपने पति के बच्चों को पाल सके। मेरे ददियाल वालों ने पिताजी को बहुत मजबूर किया था कि वो दूसरी शादी कर ले, मगर फिर पिताजी नहीं माने और साफ शब्दों में मना कर दिया कि वो किसी तरह भी अपनी बेटियों पर सौतेली माँ का साया नहीं आने देंगे। जिस पर मेरे ददियाल वालों ने भी पिताजी से संबंध खत्म कर लिया और हम लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, क्योंकि पिताजी ने उनकी बात नहीं मानी थी। उनकी बात मानकर दूसरी शादी जो नहीं की थी। मैं और मेरी बहन सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मैं भी स्कूल में ही थी जब मेरी बहन ने हाई स्कूल का तक शिक्षा प्राप्त कर ली। उसका इरादा पढ़ाई छोड़कर घर बैठकर घरदारी करने का था, क्योंकि पिताजी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो हम बहनों की ज्यादा फीस दे सके। मेरी बड़ी बहन के घर के काम करने के साथ साथ स्कूल की पढ़ाई भी किया करती थी। लेकिन जब पिताजी को पता चला कि उसने पढ़ाई सिर्फ इस वजह से छोड़ी है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो पिताजी ने उसे बहुत डांटा कि वो पैसों की चिंता ना करे, वो हमारी पढ़ाई के लिए पैसे कमा लेंगे। तब कोई हमारी मदद नहीं करता था, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही कोई पड़ोसी। हम कई कई दिन भूखे रहते थे, मगर कभी किसी ने नहीं पूछा कि हमें कुछ चाहिए तो नहीं। और पिताजी स्वाभिमानी भी बहुत थे, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे और हमें भी यही सिखाया करते थे। पिताजी ने मेरी बड़ी बहन को समझा बुझाकर सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और ऐसे वो एक बार फिर घर संभालने के साथ साथ पढ़ाई भी करने लगी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा, लेकिन फिर मेरी बहन कॉलेज से कुछ लेट आने लगी। वो न सिर्फ लेट आती बल्कि उसके पास पैसे भी होते, कई गिफ्ट होते, और जब मैं उससे पूछती तो वो कह देती कि उसे कोई उसकी सहेलियां ही सब देती हैं, क्योंकि वो बहुत अमीर है और उसका बहुत एहसास करती हैं। पिताजी और मैं उसका यकीन कर लेते, क्योंकि हम अच्छे से जानते थे कि वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगी, ना ही अपने बाप की इज्जत को खराब करेगी। वक्त और तेजी से गुजरता रहा और यही करते करते 1 साल गुजर गया। इस 1 साल में हमारी जिंदगी में बहुत से बदलाव आए। मेरी बहन 12वीं क्लास में आ गई, मगर पहले से ज्यादा फैशनेबल और खुश रहने लगी थी। उपहार और पैसों का सिलसिला तो और बढ़ता गया था।
फिर पिताजी बीमार अब रहने लगे थे तो वो कुछ कमा नहीं पाते थे और मेरी बहन के लाए हुए पैसों से ही घर का खर्च चलता। रिश्तेदारों ने कभी भी मुड़कर ना देखा था, मगर कभी कभार ददियाल में से जब कोई पिताजी की खैरियत लेने आता तो वो मेरी बहन के बदले रंग ढंग देख कर ये कहे बगैर न रहता कि लगता है कि लॉटरी हाथ लग गई है। यही नहीं बल्कि वो पिताजी से ये भी कहते थे कि लड़की है, ध्यान रखा करो, हाथ से निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी। मगर पिताजी सबकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था, लेकिन पिताजी का विश्वास तब टूटा जब एक दिन मेरी बड़ी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई। पिताजी खुद भी बीमार थे, मगर बहन की बिगड़ती तबीयत को देखकर बहुत परेशान हो गए थे। तभी अपनी तबीयत की परवाह न करते हुए बहन को अस्पताल ले गए, मगर मैं घर में अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले गए। मगर वहां जाकर तो हम दंग ही रह गए, क्योंकि मेरी बड़ी बहन जो अभी सिर्फ 17 साल की थी वो प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी को 1 महीना हो चुका था। पिताजी ये खबर सुनकर बर्दाश्त ना कर पाए। उनकी जगह कोई भी बाप होता तो बर्दाश्त ना कर पाता कि उनकी कुंवारी बेटी प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो अपनी बेटी से बिना कोई शिकायत किए जिंदगी की बाजी हार गए। हम दोनों बहनें उन्हें एम्बुलेंस से घर ले आए। रो रो कर हमारा बुरा हाल था, क्योंकि भगवान के बाद इस दुनिया में हमारा एक ही तो सहारा था और अब वो भी हमसे छूट गया था। तभी सभी रिश्तेदार अजनबियों की तरह पिताजी के अंतिम संस्कार पर आए और पिताजी की मौत पर अफसोस किया और फिर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मैं तब 14 साल की थी और इतनी समझदार तो थी कि मुझे पता था कि आखिर हुआ क्या है। और पिताजी के मरने के बाद तो मुझे अपनी बड़ी बहन से नफरत सी होने लगी थी, जिसके पाप की वजह से मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। सभी रिश्तेदार हमें हमारे हाल पर छोड़कर चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी बड़ी बहन रह गई। वो हर वक्त रोती रहती थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी थी। वो बार बार पिताजी से माफी मांगती थी, मगर साथ ये भी कहती थी कि उसने कोई पाप नहीं किया। मैं उसे अपनी माँ की जगह समझती थी, मगर अब इतनी ज्यादा नफरत हो चुकी थी। एक दिन मैं गुस्से में उसके सामने फट पड़ी और उसे एहसास दिलाया कि उसके पाप की वजह से वो अपने बाप को खा गई और अपने पाप का बोझ लिए साथ घूम रही है। अगर ये पाप नहीं है तो बताओ कौन है इसका बाप? मेरे इस तरह भड़ककर पूछने पर उसने बताया कि उसने कोई पाप नहीं किया, बल्कि शादी की थी किसी मर्द से जो उससे बहुत प्यार करता था और उसको देखकर उस पर फिदा हो गया था। उसने मेरी बहन से वादा किया था कि वो उसे खर्चा दिया करेगा ताकि वो अपनी और अपने घर वालों की जरूरतें पूरी कर सके। वो खर्चा देता भी था। कॉलेज से वो लेट इसलिए होती थी कि उसका पति उसे अपने साथ ले जाता था। वो भी उससे प्यार करने लगी थी, तभी उसने शादी कर ली। जब उसने ये सब कुछ मुझे बताया तो फिर मैंने उसे साथ लिया और उसके पति के घर पहुंच गई। उसके पति को भी पता चल गया था कि वो बाप बनने वाला है, मगर हम जब उसके घर पहुंचे तो मेरी बहन के पति के घर वालों ने हमें हैरत से देखा, जिस पर मैंने अपनी बहन की तरफ इशारा करके बताया कि ये आपकी बहू है और माँ बनने वाली है। मगर इतना सुनना ही था कि मेरी बहन की सास ने उसे बहुत बातें सुनाई, बहुत कोसा, बहुत बेइज्जत किया और धक्के मारकर घर से निकाल दिया, ये कहकर कि ना जाने किसकी नाजायज औलाद है जिसे वो उनके बेटे के सिर पर थोप रही है। और ये भी बताया कि उनके बेटा जो कि मेरी बहन का पति था, उसने दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गया है। फिर मुझे और मेरी बहन को बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया गया और हम फिर दोनों घर आ गए। मगर मेरी बहन बेजान सी हो गई थी। फिर बात हम तक ना रुकी, बल्कि लोगों में फैल गई कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है, जिस पर हमने घर बदल लिया। मेरी बहन अपने पति का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ बता दिया था और फिर मैंने सोच लिया था कि मैं कैसे बदला लूंगी। उस औरत ने बताते हुए अपने सामने खड़े पुलिस वाले को देखा, जो धुआं धुआं होता चेहरा लिए उसे ही देख रहा था। मेरी बड़ी बहन का नाम मोहनी था, उस औरत ने कहा तो पुलिस वाले का चेहरा पीला पड़ गया। और उसका पति यही आदमी है। इससे अपनी बहन का बदला लेने के लिए मैंने इस पर झूठा इल्जाम लगाया। उसने जब ये कहा तो सब लोग बहुत खामोशी और भीगी आंखों से उसकी कहानी सुन रहे थे। वो चौंक गए और उस पुलिस वाले को देखने लगे जो बुरी तरह से रो रहा था। फिर कहने लगा, मेरे घर वालों ने जानबूझकर तुम लोगों को बेइज्जत करके झूठ बोलकर घर से निकाला था। मैंने कोई दूसरी शादी आज तक नहीं की। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं उसे सच में बहुत चाहता था। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तुम में मुझे उसकी झलक नजर आई थी, तभी मैं तुम्हारे करीब आ गया था, उस पुलिस वाले ने कहा। तो इस बार शिवानी चौंक उठी। जज साहब ने गहरी सांस ली और पूछा कि अब वो कहाँ है। शिवानी ने जज साहब को सब बताया तो जज साहब ने उन दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया और फिर पुलिस वाला शिवानी की मिन्नतें करके उसके घर पहुंचा, जहां वो अपने पति और अपनी बहन मोहनी और उसकी बेटी के साथ रहती थी। मोहनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, आशुतोष, जिसने शिवानी से शादी के बाद मोहनी और उसकी बेटी को भी अपने घर में जगह दी थी और अब उनकी सबकी जिम्मेदारी उठाए हुए था। मोहनी से पुलिस वाले शेखर ने उसके पास जाकर रोते हुए उसे माफी मांगी, अपनी बेटी से मिला और फिर उसे बताया कि कैसे वो अपने घर वालों से अलग रहता है, क्योंकि उसे सब पता चल गया था।
सब कुछ जाकर मोहिनी ने उसे माफ कर दिया। फिर अपनी बेटी को लेकर उसके साथ उसके घर चली गई। मगर शिवानी और शेखर ने मोहिनी को अदालत में होने वाले किस्से के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब सारी बातें साफ और क्लियर हो गई थीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।